हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज उसका पार्ट 9 है। इससे पहले के पार्ट भी आप देख सकते हैं, उनको भी व्याख्या से समझाया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इमानुएल वालेंस्टाइन proposes that the nation states which control productive activities are states। इमानुएल वालेंस्टाइन का जो प्रस्ताव है कि राष्ट्र राज्यों जो उत्पादक नियंत्रण की गतिविधियां हैं, ऐसे राष्ट्र राज्य जिनका नियंत्रण है आर्थिक गतिविधियों पे, उत्पादन पे जिनका नियंत्रण है। पेरीफेरी है, कोर, सेमी पेरीफेरी, सैटेलाइट। परिधि, कोर, अर्ध परिधि, सैटेलाइट। आंसर इसका कोर है। वालेंस्टाइन ने एक थ्योरी दी है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। इसमें इसका ये प्रस्ताव दिया है कि ये जो सिद्धांत है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये दिखाता है कि जो पूरे विश्व की आर्थिक प्रणाली है वो एकीकृत आर्थिक प्रणाली है। वर्ल्ड की जो आर्थिक प्रणाली है वो एकीकृत आर्थिक प्रणाली के रूप में उसको देख सकते हैं। ये पूंजीवादी विश्व व्यवस्था पे आधारित है। जो वर्ल्ड की आर्थिक प्रणाली है वो पूंजीवादी विश्व व्यवस्था पर आधारित है। उससे संबंधित उन्होंने ये 3 सिद्धांत दिए हैं, पेरीफेरी का, कोर, सेमी पेरीफेरी। जो कोर सिद्धांत है, कोर का मतलब है कि ऐसे देश जो कि विकसित हैं, विकसित राष्ट्र हैं, विकसित राज्य, ये विकसित डेवलप्ड देश हैं, विकसित राष्ट्र हैं, ये जिनका कि आर्थिक साधनों पे आर्थिक रूप से शक्तिशाली हैं, तकनीकी रूप से ये उन्नत होते हैं। देश के जो उत्पादन होता है उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में इनका प्रभुत्व होता है। जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पर इनका कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जिनका उत्पादन पे साधनों पे नियंत्रण होता है वो क्या है, कोर। ऐसे देश कोर में आते हैं, उनको कोर में रखा है इन्होंने। और ये क्या है, कोर। और जो सेमी पेरीफेरी है ये विकासशील देश होते हैं। जो सेमी पेरीफेरी है वो विकासशील, जो कि जिनका विकास हुआ है लेकिन वो विकसित से थोड़ा कम है, तो वो विकासशील देश होते हैं। ये भी कुछ हद तक औद्योगिक और आर्थिक साधनों पे इनका भी नियंत्रण होता है, लेकिन कुछ हद तक। सेमी पेरीफेरी अर्ध परिधि में आता है, ये अर्ध परिधि है। और पेरीफेरी जो कि परिधि, ये वो देश होते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। अर्थव्यवस्था जो उनकी होती है वो कच्चे माल का ये निर्यात करते हैं। इनके पास कच्चा माल होता है तो उस कच्चे माल को वो बेचते हैं, किन के पास बेचते हैं, इन बड़े बड़े देशों के पास बेचते हैं। ये जो देश हैं ये श्रम प्रधान उद्योग होते हैं इनके पास, पेरीफेरी में। ये कौन से देश होते हैं जो कि थोड़े कमज़ोर होते हैं। और ये है परिधि। तो बीच वाला क्या है, कोर है, जो कि विकसित राष्ट्र हैं। उसके बाद अर्ध परिधि जो कि सेमी पेरीफेरी है, जो जिनका भी कुछ हद तक उद्योगों पे कंट्रोल होता है, उत्पादन के साधनों पे कंट्रोल होता है। और इसके बाद जो आते हैं वो देश आते हैं जिनके पास कच्चा माल होता है, लेकिन वो उस कच्चे माल को तैयार माल बनाने के लिए इन विकसित जो विकासशील देश हैं इनके पास बेचते हैं। तो ये वालेंस्टाइन की जो उन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी, उसमें ये 3 सिद्धांत दिए हैं उन्होंने। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को समझाया है कि कैसे जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो विश्व व्यवस्था है, जहाँ की एकीकृत आर्थिक प्रणाली के रूप में उसको देखा है। Who has suggested 6 dimensions of communalism? Assimilationist, welfarist, retreatist, retaliatory, separatist and secessionist। इनमें से किसने संप्रदायवाद के 6 आयाम दिए हैं? आत्मसातकरणवादी, कल्याणकार्यवादी, पश्चगमनवादी, प्रतिकारवादी,
पृथकतावादी, विलगनवादी के बारे में सुझाव दिया है। योगेंद्र सिंह, AR देसाई, तीसरा TK ओमान, चौथा है GS गुरे। आंसर इसका TK ओमान है। TK ओमान ने समाज, जाति, संप्रदायवाद, राष्ट्रीय एकीकरण ऐसे विषयों पे इन्होंने अध्ययन किया, इन विषयों पे गहन अध्ययन किया है। संप्रदायवाद के इन्होंने 6 आयाम दिए हैं, 6 आयाम जो कि आत्मसात करनी, अभी हमने जो पढ़ा, जो इसमें इन्होंने सुझाव दिया है कि ये किस तरह से, ये जो समुदाय हैं किस तरह से विभिन्न परिस्थितियों में ये कार्य करते हैं। जैसे आत्मसात करणवादी, कल्याणकार्यवादी, पश्चगमनवादी, ये सारे आयाम किस तरह से विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करते हैं और सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, कि ये किस परिस्थितियों में कार्य करते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करते हुए ये सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा उन्होंने जाति और वर्ग पे बताया है कि जाति और वर्ग वो कैसे, जाति और जो वर्ग है वो जातिगत विभाजन करके राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पर, सामाजिक स्तर पे असमानता और संघर्ष का कारण बनता है। राष्ट्रवाद और बहुलवाद पे भी बताया है कि राष्ट्रवाद, बहुलवाद जो है वो उसका एग्जाम्पल दिया है कि बहुत ज़्यादा विविधता होना, राष्ट्रवाद और बहुलवाद में कि बहुत ज़्यादा विविधता होना। जैसे भारत देश है, इसमें बहुत संस्कृतियां हैं, तो बहुलवाद को एक्सेप्ट किया है। बहुलवाद, जहाँ पे बहुलवाद है, भारत का एग्जाम्पल दिया है कि बहुत सारी संस्कृतियां हैं तो बहुलवाद है, बहुलवाद एक्सेप्ट किया है। तो जो बहुलवाद को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो राष्ट्र के निर्माण में, एकीकरण में योगदान देता है। तो इससे राष्ट्रवाद की भावना बनती है। तो इससे उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण को समझाया, राष्ट्रीय एकीकरण पे जो गहन अध्ययन किया है, तो उसमें भारत का एग्जाम्पल दिया है कि उन विभिन्न संस्कृतियाँ, वहाँ पे भारत की जो विभिन्न संस्कृतियाँ मिलके बहुलवाद क्षेत्र है, बहुलवाद को अपना के राष्ट्र एकीकरण के निर्माण में सहायक होता है। और योगेंद्र सिंह, जो कि इन्होंने, ये भारतीय समाजशास्त्री हैं, इन्होंने भारतीय समाज का बदलता स्वरूप, आधुनिकीकरण, परंपरा, सामाजिक विकास जैसे विषयों पे कार्य किए हैं, शोध किया है उन्होंने, योगेंद्र सिंह ने। AR देसाई ने, ये भी भारतीय समाजशास्त्री हैं, मार्क्सवादी विचारक हैं। इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, आप वीडियो वो चेक कर सकते हैं। मार्क्सवादी विचारक हैं। भारतीय जो राष्ट्रवाद है, भारतीय राष्ट्रवाद को उन्होंने सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में देखा है। भारतीय जो राष्ट्रवाद की ये बात करते हैं तो उन्होंने सामाजिक और आर्थिक बदलावों के संदर्भ में उसकी व्याख्या की है, उसका अध्ययन किया है। इससे संबंधित उनकी पुस्तक है द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसके अलावा GS गुरे ने, ये भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक हैं, ये भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक है। भारतीय समाजशास्त्र में इनको जनक भी कहा जाता है। इन्होंने भारतीय समाज की संरचना, जाति व्यवस्था, जनजातीय जीवन और संस्कृति, भारतीय संस्कृति पे काम किया है, भारतीय सभ्यता पे इन्होंने अध्ययन किया है। इनकी जो फेमस पुस्तकें हैं GS गुरे की, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, रेस इन इंडिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इनकी फेमस पुस्तक है। GS गुरे के बारे में भी कीवर्ड्स की वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, गांधीयन सत्याग्रह कैन बी कंसीडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेवर्स टाइपोलॉजी ऑफ सोशल एक्शन। गांधीवादी सत्याग्रह को एक उदाहरण माना है जिसका निम्नलिखित सामाजिक कार्रवाई की वेबर टाइपोलॉजी है। वेबर ने जो सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण किया है उसके बारे में, ये जो वर्गीकरण है ये चारों ही वेबर के वर्गीकरण है। जैक रैशनल, रेट रैशनल, अफेक्टिव रैशनल, ट्रेडिशनल, उद्देश्य तर्कसंगत, मूल्य तर्कसंगत, भावनात्मक और पारंपरिक, ये चारों ही वेबर की सोशल एक्शन का जो उन्होंने टोपोलॉजी दी है, ये वर्गीकरण है।
तो इसमें हमने ये बताना है कि ऐसा वो कौन सा वर्ग है, वो कौन सा उनकी टोपोलॉजी है जिसमें गांधीवादी सत्याग्रह का उदाहरण दिया जा सकता है। तो जैक रैशनल जो है, ये रेट रैशनल, इनको जर्मन भाषा में इन्होंने लिखा है। जैक रैशनल का मतलब है कि उद्देश्य गोल ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड काम करना, गोल ओरिएंटेड एक्शन होना। तो ये एक्शन के बारे में है कि ऐसा, ये कहते हैं कि वेबर कहते हैं सामाजिक क्रिया तभी मानी जा सकती है अगर उसके साथ कोई अर्थ लगे। अगर वो क्रिया अर्थपूर्ण होगी तो ही वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी। तो जो जैक रैशनल है, उद्देश्यपूर्ण गोल, कोई व्यक्ति ने कोई गोल सेट किया है, उस उद्देश्य को पाने के लिए जिस क्रिया को वो कर रहा है तो वो क्रिया उद्देश्य तर्कसंगत कहलाएगी। किसी विशेष उद्देश्य को उसने प्राप्त करना है। जैसे कोई व्यापारी है, व्यापारी अगर मुनाफा करना चाहता है, अपने मुनाफे के लिए अगर वो बाजार की जो स्थिति है, बाजार की स्थिति को वो विश्लेषण कर रहा है, उस बाजार की स्थिति को का आंकलन कर रहा है, तो किस तरह से वो अपना व्यापार में मुनाफा कर सकता है, तो ये उसका हो गया गोल ओरिएंटेड, कि उद्देश्य से संबंधित है। जो सामाजिक क्रिया है ये इसके उद्देश्य से संबंधित है। रेट रैशनल है कि जिसमें ये होता है मूल्य तर्कसंगत, जो मूल्य पे आधारित होती है। तो ऐसी क्रियाएं नैतिकता, धार्मिक, सांस्कृतिक और मूल्यों पे आधारित होती है। व्यक्ति के जो खुद के मूल्य होते हैं, जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं, जो उसने एनवायरनमेंट, जो उसने सीखा है, जो उस व्यक्ति की आइडेंटिटी बन गई होती हैं, उस आधार पे व्यक्ति जो कार्य करता है, जो एक्शन करता है, वो मूल्यपरक तर्कसंगत कार्य होता है, तर्कसंगत क्रिया होती है। तो जो मूल्य से वशीभूत होकर की जाती है, जैसे गांधी का जो सत्याग्रह है, उन्होंने नैतिकता, अहिंसा को इसमें अपनाया। तो जो गांधी का सत्याग्रह है वो किससे संबंधित है, कौन सी वेबर का जो सोशल एक्शन है किसका एग्जाम्पल है, रेट रैशनल का, मूल्य तर्कसंगत का। इसके अलावा इसका जो आंसर है वो रेट रैशनल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आंसर सेकंड है इसका। इसके अलावा जो अफेक्टिव है, अफेक्टिव का मतलब जो ऐसी क्रिया जो कि भावना के वशी होके, भावना के वश में होके वो क्रिया की जाए। जैसे कोई हमारी इच्छा हो रही है कि हम ये करें, भावना हमारी उसमें भावना हो रही है मनोवैज्ञानिक तरीके से। जहाँ गुस्सा आना, जैसे व्यक्ति को गुस्से में आके, कोई आवेग में आके कोई ऐसा कार्य कर दे या कोई हमला कर दे, तो गुस्से में आके किया, तो ऐसी क्रियाएं जो हैं वो भावात्मक होती हैं, अफेक्टिव होती हैं। बहुत प्यार होना, प्यार से बहुत ज़्यादा देखभाल करना, अत्यधिक देखभाल करना, तो वो क्या है, अफेक्टिव ओरिएंटेड क्रियाएं, जो कि भावना के वशीभूत होकर की जाने वाली क्रिया है। ट्रेडिशनल ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसी सामाजिक क्रियाएं हैं जिसमें व्यक्ति उन क्रियाओं को करता है जिसमें उसके रीति रिवाज हैं, जो रीति रिवाज परंपराएं हैं उनको वो वैसे ही करता जा रहा है जैसे वो चलते आ रहे हैं। उसके साथ वो कोई अपना लॉजिक नहीं लगाता, कोई तर्क नहीं लगाता, उसके बारे में कोई विचार नहीं करता। जैसा समाज में उसको उस क्रिया को किया जाता है वो वैसा ही करे जा रहा है। तो उससे वो क्रिया अर्थपूर्ण ऐसे है कि क्योंकि वो समाज में जैसी होती है वो उनको देख के कर रहा है, तो उसके साथ उसने अर्थ लगाया है कि वो हमारी रीति रिवाज हैं। तो जो रीति रिवाजों से जुड़ गई वो क्या है, पारंपरिक क्रियाएं। तो उन्होंने 4 तरह की सोशल एक्शन बताए हैं, सामाजिक क्रिया बताए हैं वेबर ने। जैक रैशनल है जो कि उद्देश्य से ओरिएंटेड होती हैं। रेट रैशनल जो कि मूल्य से आधारित होती हैं। गांधी का जो सत्याग्रह वाला उदाहरण है ये इसी पे फिट बैठता है, मूल्य पे आधारित है। अफेक्टिव भावना के वश में आके। ट्रेडिशनल जो कि परंपरा के आधार पे, जिसमें हम कहते हैं कि हम रीति रिवाज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग क्रियाओं को कर रहे हैं। तो वो जो क्रिया हो रही है वो अर्थपूर्ण है लेकिन वो रीति रिवाजों से प्रेरित है। तो क्रियाओं को उन्होंने, सामाजिक क्रियाओं को उन्होंने 4 वर्गों में बांटा है। मिशेल फूको हैज़ यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। मिशेल फूको ने किस अवधारणा का उपयोग किया है? गवर्नमेंटली एंड बायोपॉलिटिक्स एंड लाइफ वर्ल्ड, सॉवरेनिटी एंड डिसिप्लिन, आर्कोलॉजी ऑफ डिस्कोर्स एंड सॉलिडारिटी, सरकार और जैव राजनीति, जैव
राजनीति और जीवन की दुनिया, संप्रभुता, अनुशासन, प्रवचन और एकजुटता का पुरातत्व। इसमें जो मिशेल फूको ने जो अवधारणा उन्होंने दी है, जिस पे कार्य किया है, वो है गवर्नमेंटली एंड बायोपॉलिटिक्स। दूसरा है बायोपॉलिटिक्स, लाइव वर्ल्ड उनका नहीं है। यहाँ पे आर्कोलॉजी ऑफ डिस्कोर्स भी उनका है, लेकिन सोलिडरिटी उनका नहीं है। तो सॉवरेनिटी और डिसिप्लिन की वो बात करते हैं, ये दोनों ही उनकी हैं। तो आंसर बनता है ए और सी। फर्स्ट इसका आंसर है ए एंड सी। जो गवर्नमेंटली एंड बायोपॉलिटिक्स है, सरकार और जैव राजनीति, इसमें इस अवधारणा का जो उपयोग किया है, सरकार का उपयोग किया है उन्होंने अवधारणा को समझाने में किया है कि ये उन तरीकों को समझाती है कि जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है सरकार द्वारा, तो वो नागरिकों को नियंत्रित करती है। नागरिकों को नियंत्रित करने के लिए शक्ति का उपयोग किया जाता है। जैव राजनीति जीवन और शरीर पे सरकार का नियंत्रण होता है। जो जैव राजनीति है, व्यक्ति नागरिकों का जीवन और शरीर पे नियंत्रण होता है सरकार का, जनसंख्या से संबंधित और जहाँ उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई निर्णय लेना। वो जैसे कोरोना के टाइम में सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो निर्णय लिया कि जो धाराएं लगा दी कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। कोरोना के टाइम में जो हुआ वो क्या है, सरकार द्वारा नियंत्रण लगाया गया लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो इस अवधारणा का ये उपयोग किया उन्होंने, इसको तरीकों को समझाने के लिए। दूसरा है संप्रभुता और अनुशासन, सॉवरेनिटी एंड डिसिप्लिन। सॉवरेनिटी संप्रभुता होती है, ये एक नियंत्रण करने की शक्ति होती है। ये शक्ति केवल राजनीतिक शक्ति नहीं होती, बल्कि इसमें कानूनी शक्ति भी नहीं होती। इसके साथ जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक नियंत्रण भी जुड़ा होता है। इस सॉवरेनिटी के साथ सॉवरेनिटी एक ऐसा अधिकार होता है, शक्ति होती है कि जिसमें केवल कानूनी शक्ति नहीं होती, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक नियंत्रण के रूप में भी शक्ति प्राप्त होती है कि वो नियंत्रण लगा सकते हैं। वो भी नियंत्रण साथ में ही होता है इनके साथ। डिसिप्लिन में जब किसी के विचार या व्यवहार को नियंत्रित करना है, नागरिकों के जो व्यवहार है उसको नियंत्रित करना। जैसे कोई स्कूल या जेल में जाता है, जैसे जेल में या स्कूल में, उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, उनके विचारों को नियंत्रित करने के लिए जो रूल्स नियमावली बनी होती है उसको फॉलो करवाया जाता है, उनके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। डिसिप्लिन से संबंधित उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, डिसिप्लिन एंड पनिश। ये उन्होंने डिसिप्लिन से संबंधित पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने बताया है, मिशेल फूको ने, तो दो अवधारणाएं दी हैं, गवर्नमेंटली एंड बायोपॉलिटिक्स, दूसरी है सॉवरेनिटी एंड डिसिप्लिन। आंसर इसका ए एंड सी है फर्स्ट। Which article in the Constitution of India guarantee the protection of the interest of minorities? भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद हितों की संरक्षण की गारंटी देते हैं? अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की संरक्षण की गारंटी देता है आर्टिकल 27, 28, आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 31 एंड 32, आर्टिकल 33 एंड 34। आंसर इसका सेकंड है आर्टिकल 29 एंड 30। अल्पसंख्यकों के हित की, जो मिनॉरिटी है उनके हितों के संरक्षण की गारंटी देता है। 29 में है जो संस्कृति, भाषा, लोगों के जो शब्द हैं, संस्कृति में जो उनकी भाषा से संबंधित जो शब्द हैं, वो संस्कृति को, भाषा को संरक्षित करने का उसको अधिकार दिया गया है। 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान खोलने का, उसको स्थापित करने का, संचालित करने का अधिकार है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 27 और 28 जो है, इसमें आर्टिकल 27 में किसी धर्म को व्यक्ति मानता है तो वो बाध्य नहीं है कि वो उसमें उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगाती या फिर छूट देने में कोई नागरिकों को कोई बाध्य नहीं किया गया है उस धर्म से संबंधित। वो किसी भी जिस धर्म को अपना रहा है तो टैक्स देने के लिए या फिर कर कोई छूट देने के लिए बाध्य नहीं किया गया,
क्योंकि सरकार का कोई भी धर्म नहीं है। आर्टिकल जो 28 है, 28 में सरकारी संस्थानों का, जो सरकारी संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा देने के लिए भी अनिवार्य नहीं है। जो ऐसे संस्थान है जहाँ पे जो धार्मिक संस्थान है, सरकार की फंडिंग अगर होती है तो वो अनिवार्य नहीं है कि वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी ही जाए। आर्टिकल 31 और 32, 31 जो आर्टिकल है ये संपत्ति से संबंधित आर्टिकल है। 31 जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अब इस 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो इसमें इस आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया, इसको काट दिया। अब ये जो आर्टिकल है 31 संपत्ति का अधिकार, अब ये वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार। आर्टिकल 32 जो है ये संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है इसको। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, हृदय और आत्मा कहा जाता है। इसमें जब व्यक्तियों की अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए वो न्याय मांग सकते हैं। आर्टिकल 32। आर्टिकल 33 में सुरक्षा बल जो हैं उनमें उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। ये सेना से संबंधित है। आर्टिकल 33 और 34 सेना से संबंधित हैं। उनमें सुरक्षा बलों को उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है 33 में। 34 में जब मार्शल लॉ जो लग गया है, लागू हो गया है, उस स्थिति में संसद को अधिकार होता है कि वो उसको अधिकार होता है कि वो मौलिक अधिकारों में थोड़ा अस्थायी समय के लिए कुछ प्रतिबंध लगा दे। जब मार्शल लॉ लग जाता है आर्टिकल 34 में, तो संसद को इसमें अधिकार दिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर है, मिनॉरिटी को जो प्रोटेक्शन दिए गई, गारंटी दी गई है, वो आर्टिकल 29 और 30 है। आर्टिकल 29 और 30 है। आंसर इसका 2 है। सो फ्रेंड्स, आज हमने ये इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आप इनकी खुद भी आंसर दे सकते हैं, कमेंट में इनका आंसर आप दे सकते हैं। आप इसके बारे में क्या राय है आप बोल सकते हैं। थैंक यू।